Hello friends, hope you all are doing well. Uh, Today's class is on MCQs of Information Technology and Communication Part 2. I have already uploaded Part 1 of this series. This topic is from Section V, the last topic, ITC. Okay. ये जो क्वेश्चन मैंने इसमें मेंशन किए हैं वो ऑलरेडी यूजीसी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं. इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था वो भी सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो प्लीज़ सारे क्वेश्चंस एंड तक देखिएगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी. ये मैंने आपको लास्ट MCQs में बताया था. जो CPU है और मेन मेमोरी है यानी कि रैम है, उसके बीच में जो मेमोरी काम करती है वो होती है कैश मेमोरी. ठीक है, जो कि फास्टेस्ट मेमोरी होती है. तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी. दैट इज़ दी कैश मेमोरी. कैश मेमोरी हमारी फास्टेस्ट मेमोरी है और स्मॉल मेमोरी है क्योंकि ये रैम का ही एक छोटा सा पार्ट है जो कि काम करता है CPU और मेन मेमोरी के बीच में. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफर्ड एज एन इंडिपेंडेंट सर्विस लेयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? जैसे कि हमारे मोबाइल या फिर लैपटॉप में स्टोरेज होती है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही एक क्लाउड कंप्यूटिंग है जो किसी रिमोट एरिया पे है जिसमें हम उस सर्वर पे हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. इसका एग्जांपल है जैसे कि आपकी ईमेल आईडी. आप में से बहुत से लोग जीमेल यूज़ करते होंगे, याहू, हॉटमेल, जो भी आप ईमेल सर्विस यूज़ करते हो उसमें जो आपके ईमेल्स हैं वो सारे के सारे क्लाउड पे सेव रहते हैं. ठीक है, अब ये कैसे पता वो क्लाउड पे सेव रहते हैं? मान लीजिए आप अपने लैपटॉप में एक्सेस करते हैं अपनी ईमेल आईडी को और अनफॉर्चुनेटली वो लैपटॉप ख़राब हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप अपनी ईमेल आईडी कहीं और पर भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप कहीं ले जाना भूल जाते हो तो आप किसी और डिवाइस पे भी उस ईमेल आईडी को एक्सेस कर सकते हो. इसका मतलब ये है जो आपके ईमेल्स हैं वो उस पर्टिकुलर लैपटॉप में सेव नहीं है, वो कहीं और सेव है जिसे आप एक पासवर्ड और ईमेल एड्रेस से कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो. तो वो जो ईमेल्स हैं वो आपके सारे क्लाउड पे होते हैं. जो जिसकी भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए आप अगर जीमेल यूज़ कर रहे हो तो जो गूगल का डेटाबेस होगा, क्लाउड होगा, तो सारे आपके ईमेल्स जो हैं वो गूगल के क्लाउड पे सेव होंगे अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग. तो क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सी सर्विस ऑफर नहीं करता है? जो भी सर्विसेज नीचे दी हुई हैं उसमें से हार्डवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. ठीक है, प्लेटफॉर्म मतलब वो आप जब आप अपना जीमेल खोलते हो तो एक प्लेटफॉर्म देता है आपको कि आप उसमें मेल लिख सकते हो, मेल भेज सकते हो, मेल पढ़ सकते हो और जीमेल के थ्रू आप बहुत सारी ऐप्स को भी एक्सेस कर सकते हो. तो वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है. ऑलरेडी जीमेल इज़ अ सॉफ्टवेयर और जितने भी जीमेल से अटैच्ड ऐप हैं वो सभी सॉफ्टवेयर हैं, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एज अ सर्विस की तरीके से वो आपको प्रोवाइड करता है. मान लीजिए आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, या फिर आपको कुछ अपना सॉफ्टवेयर अपलोड करना है तो वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप कर सकते हो. कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है? हार्डवेयर प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है,
हार्डवेयर प्रोवाइड नहीं करता है। जितनी भी सर्विसेज देता है वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में देता है, चाहे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सॉफ्टवेयर, लेकिन हार्डवेयर सर्विस नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हार्डवेयर सर्विस, हार्डवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड ऑफर नहीं करता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट इज put the following units of storage into the correct order, starting with the smallest unit first and going down to the largest unit। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कॉमन भी है। हम अपनी डेली लाइफ में KV, MB, GB, TV इन सब की बात तो करते हैं, लेकिन कई बार हमें इनके वैल्यूज़ नहीं पता होती हैं। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जितनी भी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, बाइट, टेराबाइट, बिट ये दी हैं, इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखनी है, देन आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो उसके लिए चलिए पहले एक टेबल देख लेते हैं, यानी कि इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। इधर है हमारी डेटा मेजरमेंट और इधर है आपका साइज़। ठीक है, तो सिंगल बिट जो होता है, बिट का मतलब होता है सिंगल बाइनरी डिजिट। ठीक है, 1 और 0। बाइनरी का मतलब है जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट हों, या तो 1 हो या 0 हो। तो अगर 1 है या 0 है तो उसको हम बिट बोलेंगे। नेक्स्ट है बाइट। वन बाइट में 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, बिट में केवल एक सिंगल डिजिट होती है, 1 या 0। बाइट में 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, और 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻10 बाइट्स। ठीक है, किलो बाइट को बिट में चेंज करने का ये बाइट में चेंज करने का ये फॉर्मूला है 2⁻10 बाइट्स। ठीक है, ये इक्वल्स टू होता है 1024 बाइट्स। अगर हमें इसे बिट में कन्वर्ट करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 8 और कर देंगे, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बिट में। ठीक है, ऐसे ही मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट या 1 MB में कितने किलोबाइट्स होते हैं, सेम 1024 किलोबाइट्स होते हैं। ठीक है, या फिर 1024⁻2 बाइट्स होते हैं। ठीक है, अगर इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके बाइट्स आ जाएंगे। सेम 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। 1 पीटाबाइट में 1024 टेराबाइट्स होते हैं। एंड 1 एक्साबाइट में 1024 पीटाबाइट्स होते हैं। ठीक है, ये तो हमारी टेक्निकल वैल्यूज़ हो गई। अगर हम इसको नॉर्मली लिखें तो हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं। ठीक है, राउंड फिगर में इसको हम 1024 को 1000 ले लेते हैं। ठीक है, इन जनरल एक्चुअल में इतनी होती है, लेकिन इसको राउंड फिगर कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो कई बार आप देखोगे जब अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे गूगल में कन्वर्टर पे, तो वो आपको हमेशा 1000 दिखाएगा, राउंड फिगर करके दिखाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप लगाओगे 1024। ठीक है, नेक्स्ट तो हमारा इसको हमें ऑर्डर में करना है। तो सबसे छोटा जो होगा हमारा बिट होगा, देन बाइट होगा, देन किलोबाइट होगा, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट। यहीं तक दिया हुआ है, पूछा हुआ है आपसे। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, बिट, देन बाइट, देन किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट एंड देन टेराबाइट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बिलियन करेक्टर्स। जो टेराबाइट होता है वो बिलियन करेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा 10⁻³ मैं राउंड फिगर करके बता रही हूँ इंटू 8।
जब इसको ओपन करोगे आप तो वो बिलियन करेक्टर्स शो करेगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमने राउंड ऑफ लिया हुआ है। तो हमारा, सॉरी टेराबाइट नहीं, गीगाबाइट की बात कर रही हूँ मैं। 1 गीगाबाइट 10,000⁻³ इंटू 8 होगा, ठीक है। तो ये आपका होगा 1 बिलियन करेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट इज DVD technology uses an optical media to store the digital data. DVD is an acronym for, DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। या तो इसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। 1995 में फिलिप्स, सोनी, तोशिबा एंड पैनासोनिक ने इसको इन्वेंट और डेवलप किया था, ठीक है। और ये एक क्या है, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है। ऑप्टिकल मतलब लाइट से स्टोर होने वाला डेटा, ठीक है। ऑप्टिकल का मतलब लाइट है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है, ठीक है। इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे जब मैं क्लास लूँगी, लेक्चर्स आईटीसी के, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से जब आप प्रिंट क्लिक करते हो तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, प्रिंटिंग पेजेस, जो भी आपने प्रिंट किया है वो प्रिंटिंग पेजेस मिलते हैं। तो ये तो आउटपुट हो गया, यानी कि आपको कुछ मिल रहा है, दैट इज़ ये आउटपुट डिवाइस हो गई। स्पीकर, जब आप स्पीकर कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल या लैपटॉप से तो आपको साउंड एज अ आउटपुट मिलती है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो गई। मॉनिटर, जब आप कीबोर्ड पे कुछ भी क्लिक करते हो, लिखते हो, तो आपको आउटपुट कैसे पता चलता है कि हमने जो लिखा वो लिखा है नहीं है, जब आप मॉनिटर पे देखते हो। तो मॉनिटर इज ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, जब भी आपका कुछ रिक्वायरमेंट होती है, आप जो देखना चाहते हो या लिखना चाहते हो तो आप कीबोर्ड यूज़ करते हो, यानी कि कीबोर्ड से इनपुट देते हो। तो कीबोर्ड क्या हो गई, आपकी इनपुट डिवाइस। ये हो गई इनपुट डिवाइस और ये आपके हो गए आउटपुट डिवाइस। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, तो कीबोर्ड जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या होता है, आपको जब नेट पे कुछ सर्च करना होता है तो आप मोस्टली लोग गूगल यूज़ करते हैं। गूगल पे कुछ जो भी आपको सर्च करना है वो टाइप करते हैं और क्लिक करते हैं, तो आपको बहुत सारे सजेशन देता है गूगल, ठीक है। तो गूगल क्या हो गया, आपका सर्च इंजन हो गया, जो कि कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक या कोई भी इमेज आपको सर्च करके दे रहा है, ढूंढ के दे रहा है नेट में। नेट जो हमारा इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें से कुछ ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो जो सर्च इंजन होते हैं ये क्या करते हैं, आप जो भी चीज़ इस पर टाइप करते हो वो आपको सर्च करके देते हैं उस डेटा के पूल में से। तो जो गूगल है ये हमारा सर्च इंजन है, याहू है ये भी सर्च इंजन है, आप गूगल की जगह याहू भी यूज़ कर सकते हैं। विंग भी है, वो भी एक सर्च इंजन है, बट जो क्रोम है वो सर्च इंजन नहीं है, ये आपका क्या है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये मैंने लास्ट जो MCQs कराए थे आईटीसी के उसमें भी बताया था आपको। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो आपके वेब ब्राउज़र में ओपन होता है। जैसे आपने सर्च इंजन पे कुछ सर्च किया, मान लीजिए आपने अमेज़ॉन को सर्च किया, अमेज़ॉन एक ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स साइट है,
फिर उसने सजेशन में जब आपको गूगल ने अमेज़ॉन के वेबसाइट्स दिए, जब आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो जो वेबसाइट ओपन होती है वो वेब ब्राउज़र में ओपन होती है, ठीक है। तो वो बहुत सारे वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, ओपेरा है, ठीक है। तो क्रोम जो है आपका वेब ब्राउज़र है और बाकी जो तीनों हैं वो आपके सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट है GIF, JPG, VMP, PNG आर यूज्ड एज एक्सटेंशन फॉर द फाइल विच स्टोर। तो ये जो हमारे हैं ये हमारे यूज़ होते हैं इमेज के लिए, ठीक है। जैसे आपने कई सारे फॉर्म्स अगर भरे होंगे गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो उसमें वो स्पेसिफाई करते हैं कि आपका JPG कितने पिक्सल होना चाहिए, ठीक है, या फिर PDF होना चाहिए। जो एक्सटेंशंस होते हैं ये बताते हैं आपकी फ़ाइल किस फॉर्मेट में है। अगर PDF है तो आपकी फ़ाइल जो है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर उसमें इनमें से कोई एक्सटेंशन लगा हुआ है .jpg या फिर .gif, .vmp, तो वो आपकी इमेज है, इमेज डेटा है, यानी कि वो एक पिक्चर के फॉर्म में है, ठीक है। जिसमें से जो JPG है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक्सटेंशन है। मोस्ट कॉमन इमेज फाइल फॉर्मेट इज़ JPG, जो कि कहाँ से आया है, ये आया है JPEG से, ठीक है, जिसका मतलब है जॉइंट, J फॉर जॉइंट, P फॉर फोटोग्राफिक, E फॉर एक्सपर्ट्स एंड G फॉर ग्रुप, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप और JPG की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ठीक है। ये आपका सबसे कॉमन इमेज फाइल फॉर्मेट है और बाकी ये जितने भी आपके एक्सटेंशन दिए हुए हैं सारे ही इमेज डेटा के लिए हैं। नेक्स्ट इज कमर्शियल मैसेजेस ऑन नेट आर आइडेंटिफाइड। कमर्शियल मैसेजेस ऑन नेट आर आइडेंटिफाई एज वेब कमर्शियल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी आप एडवर्टीजमेंट मैसेज के फॉर्म में देखते हैं, जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या फिर यूट्यूब ओपन करते हो आप, या डेली मोशन या फिर अदर कोई ऐप यूज़ करते हो, तो कई बार उसमें कुछ एड्स दिए होते हैं, तो वो उन एड्स को हम क्या बोलते हैं, वेब कमर्शियल्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि पेड एप्स होते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो आपकी जो भी डिवाइस है, मान लीजिए लैपटॉप है, तो उसमें जैसे ही आप ओपन करते हो तो एक पेज ओपन होता है सबसे पहले, जिसके बाद आप कुछ और उसमें करते हो, कुछ भी काम करते हो। या फिर आपका मोबाइल जो है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली एंड्रॉयड या फिर iOS, अगर आप एप्पल का यूज़ कर रहे हो तो iOS होगा उसमें, बाकी मोबाइल्स में एंड्रॉयड OS ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही लैपटॉप में जो सबसे कॉमन है वो विंडोज़ है, विंडोज़ यूज़ करते हैं, कुछ लोग लाइनेक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग उबंटू यूज़ करते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, यानी कि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हो। ये इंटरेक्शन करने के लिए हम अपने मशीन से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप अपनी डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मतलब उसमें क्या करना है, आप कैसे करोगे जब आपके पास कोई इंटरेक्शन टूल ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सब हमारे IBM, IX, लिनक्स, सन सोलियस, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरफॉक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फायरफॉक्स क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था, फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च मोबाइल फ़ोन सर्विस इन इंडिया। फर्स्ट कंपनी कौन सी है, फर्स्ट कंपनी है हचसन। हचसन ने सबसे पहले 1994 में मोबाइल सर्विस, जो कि डिपार्टमेंट है DOT का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का
का इन्होंने मुंबई में इन्होंने हसियन को ये सर्विस प्रोवाइड करने दी। ठीक है, तो इनका जो ब्रांड नेम था वो था मैक्स टच। Hudson is the first company who launches its mobile phone in India. और who gave the permission for it? DOT, Department of Telecommunication, gave him permission and they launched their brand Max Touch. Okay. Next is CMOS ISA. CMOS क्या है? सबसे पहले CMOS क्या है? CMOS की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इट इज़ अ काइंड ऑफ बैटरी। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बैटरी विच इज़ यूज्ड इन लैपटॉप्स। लैपटॉप में यूज़ होती है, एक बैटरी है। और किस लिए यूज़ होती है? ये आपकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, बूटिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं और डेट और टाइम, इन सबको अप टू डेट रखने के लिए यूज़ होती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके लैपटॉप में आप एक बार टाइम सेट कर देते हो और फिर जब अपना लैपटॉप ऑफ कर देते हो, उसको कई दिनों बाद खोलोगे तब भी उसमें राइट टाइम और डेट दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि CMOS बैटरी उसे पावर देती रहती है और वो हमेशा ऑन रहता है, कभी भी बंद नहीं होता, चाहे आप अपने सिस्टम को बंद कर दो। ठीक है, तो CMOS बैटरी उन चीज़ों को पावर देती है जो कि आपके डिवाइस बंद होने के बाद भी चलते रहते हैं, कंटिन्यूशन में रहते हैं। जैसे कि आपकी बूटिंग प्रोसेस है, कॉन्फ़िगरेशंस है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने अपना कॉन्फ़िगर किया सिस्टम, अगर CMOS नहीं है तो उसमें से कई सारी कॉन्फ़िगरेशंस हट जाएंगे अपने आप, क्योंकि उनको सप्लाई नहीं मिलेगी, बैटरी नहीं मिलेगी, आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही जो टाइम और डेट है, मान लीजिए आपकी CMOS बैटरी ख़राब हो जाती है, तब क्या होगा, आपको बूटिंग में प्रॉब्लम होगी, आपकी बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगी क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएगा, उनको सप्लाई नहीं मिलेगी और आपका जो डेट और टाइम है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है यूज़ ऑफ CMOS। तो CMOS क्या है? आपकी बैटरी है, बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप। ठीक है, जो मेमोरी चिप को बैटरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट इन लाइफ। ये ITC का कम है, ये जनरल क्वेश्चन ज़्यादा है। आपको ये बताना है कि हमारी लाइफ पे इंटरनेट का क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। तो फर्स्ट है आपका साइबर क्राइम्स आर ऑन द इंक्रीज। साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, सो दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है यूज़र्स सफ़र फ्रॉम इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। जो यूज़र्स हैं वो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर से सफ़र हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो ये भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज थ्रू अ क्लिक। येस, दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन आर लाइफ। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। लास्ट है लीड्स टू लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड पुअर आईसाइट। ये भी आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है और आपकी आईसाइट वीक होती जा रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। दिस इज़ एन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन आवर लाइफ्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया C। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर्स व्हाट डज योसमाइट मेवरिक्स माउंटेन लॉयन स्नो लेपर्ड टाइगर पैंथर जैगुआर प्यूमा एंड चीता स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो ये जितने भी नाम यहाँ लिखे हुए हैं ये सब क्या है? वर्जन्स ऑफ मैक OS। जो भी एप्पल का लैपटॉप या एप्पल का मोबाइल यूज़ करते हैं उनको ये पता होगा कि ये जितने भी हैं ये सब क्या है? मैक के OS हैं। ठीक है, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, उबंटू यूज़ करते हैं या फिर अपने फ़ोन में एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, वैसे ही एप्पल जो है अपने लैपटॉप्स में मैक OS यूज़ करता है। और ये उसके वर्जन्स हैं, डिफरेंट वर्जन्स हैं। जैसे विंडोज़ में होता है विंडो 9, विंडो 8, सॉरी 9 तो है ही नहीं, विंडो 9, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10।
ठीक है, वैसे ही ये इसके अलग अलग वर्जन्स हैं ओएस के, मैक ओएस के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर, BESK, क्रिएटेड इन 1953। ये क्या है? ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, ये फर्स्ट कहाँ डेवलप हुआ था? ये स्वीडन का फर्स्ट कंप्यूटर है। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ स्वीडन इज BESK। ठीक है, ये किससे बना था? वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। मैंने आपको जनरेशन बताई थी लास्ट MCQs में कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। तो ये स्वीडन का फर्स्ट कंप्यूटर है जो वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था, और ये उस टाइम का यानी कि 1953 का फास्टेस्ट कंप्यूटर था। ठीक है, फास्टेस्ट कंप्यूटर था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने 15 क्वेश्चंस करे ITC के। अब नेक्स्ट मैं इसके लेक्चर्स कुछ अपलोड करूँगी, जिसमें जो भी ITC क्या है, एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आप लोग को जैसे पता ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक पूरी ब्रांच है। ठीक है, तो इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ वही टॉपिक्स क्लास में पढ़ाऊँगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं है। जितने भी हमारे एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, वो मैं उसमें इंक्लूड करूँगी। ठीक है, तो बहुत जल्द मैं ITC पे भी लेक्चर अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।